Good morning, all of you. Welcome, all of you, to my YouTube channel RM Classes, the platform for physics and biology. इस YouTube चैनल पर हम फिजिक्स क्लास 11th और 12th के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। उसके बाद बायोलॉजी के क्लास 11th एंड 12th के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। हम 11th की चैप्टर वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद काइनेमेटिक्स, उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर और सो ऑन। उसके बाद हम 11th चैप्टर, जब 11th के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 12th के इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करेंगे। तो हम वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम डाउट के लिए लाइव सेशन भी करेंगे। हर कॉन्सेप्ट को हम डेप्थ में कवर करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स रखेंगे। आप नोट्स ज़रूर बना लें इसके, कि नोट्स अपने हाथों से बनाया हुआ अच्छा रहता है और सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझें। मैं डेप्थ में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और हर कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें? अभी तक हम स्केलर में डील कर रहे थे, सब कुछ स्केलर में आता था, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला। दो टर्म समझिए पहले, स्केलर और वेक्टर। स्केलर मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, मेजरमेंट हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, उसको स्केलर कहते हैं। वेक्टर मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, वैल्यू तो हो ही हो, लेकिन उसके पास डायरेक्शन भी हो। अभी तक हम स्केलर से डील कर रहे थे, सारी चीज़ें हमें स्केलर आती थी, मेजरमेंट वाली, कोई डायरेक्शन वाली नहीं। अभी तक हम डिस्टेंस से डील कर रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या ज़रूरत पड़ गई? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सब समझ में आएगा। अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टार्टिंग में कि कैसे वेक्टर को समझें। अभी तक हमारे पास स्पीड था, तो वेलोसिटी की क्या ज़रूरत पड़ गई? वेलोसिटी को क्यों बनाना पड़ा? वेलोसिटी से भी हम स्पीड को ही जानते हैं, स्पीड से भी हम स्पीड मेजरमेंट को, कितना फास्ट वो मूव कर रहा है, उससे भी हमको वही पता चलता है। तो क्यों हमने स्पीड को ना देखकर अब हमने वेलोसिटी बनाई? फ़र्क है, बहुत बढ़िया फ़र्क है दोनों में डायरेक्शन का। डिस्टेंस सिर्फ मेजरमेंट वैल्यू करता है, दो चीज़ के बीच की दूरी तय करता है कि मतलब इतना डिस्टेंस है। डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं देता। स्पीड सिर्फ बताता है कि वो कितना फास्ट जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी ये तो बताता है कि वो कितना फास्ट जा रहा है, पर ये भी बताता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। और डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, जैसे मैं बता दूं कि मेरा फ्रेंड या मेरे से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़ा है? नहीं। 50 मीटर ये यहाँ भी हो सकता है, 50 मीटर लेफ्ट साइड भी हो सकता है, 50 मीटर राइट साइड भी हो सकता है मेरे 50 मीटर मेरे पीछे खड़ा हो। तो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। अगर मैंने बोल दिया कि मुझसे राइट में 50 मीटर की दूरी पर मेरा फ्रेंड खड़ा है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि आप मेरा फ्रेंड खड़ा कहाँ पर है। तो डायरेक्शन का ऐसे इंपॉर्टेंस है। जैसे स्पीड मैंने बता दिया कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये तो पता चल गया कि उसकी स्पीड कितनी है, वो कितने तेज़ी से जा रहा है, कितना फास्ट मूव कर रहा है, ये पता चल गया। लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है ये पता चला नहीं। अगर हम वेलोसिटी देखते हैं कि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है, तो ये क्या था? ये वेलोसिटी बताया हमने। वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड भी मिल गया कि 60 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन भी मिल गया कि नॉर्थ साइड में। तो प्रॉपर हमें पता चल गया कि वो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्थ में जा रही है। ये इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन का। इसलिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमें डायरेक्शन भी पढ़ना पड़ा। जैसे स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दिया तो क्या बन गया? वेलोसिटी। डिस्टेंस में डायरेक्शन ऐड कर दिया तो क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया कि मेरा फ्रेंड यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ये मैंने क्या बताया? डिस्टेंस। लेकिन मैंने बता दिया कि मुझसे राइट में, डायरेक्शन बता दिया कि मुझसे राइट में 50 मीटर की दूरी पर मेरा फ्रेंड खड़ा था, ये मैंने क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा
कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का फ़र्क क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है, क्यों हमें स्केलर से वेक्टर पर जाना पड़ा, वेक्टर्स हमें क्या ज़्यादा देता है स्केलर्स के कंपैरिजन में, वेक्टर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये हमें समझ में आ गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक स्नाइपर खड़ा है एक बंदूक लेकर, यहाँ पर एक उसका पुलिस ऑफिसर खड़ा है दूसरा, ये पुलिस ऑफिसर 1 है, पुलिस ऑफिसर 2, इसका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पर बहुत भीड़ है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ पे क्राउडेड एरिया में खड़ा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत क्राउडेड एरिया है। ये दोनों क्रिमिनल को फाइंड कर रहे हैं और क्रिमिनल को शूट करना है। ये फर्स्ट पुलिस ऑफिसर है, ये सेकंड पुलिस ऑफिसर है। हम समझ रहे हैं कि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस कितना है। इस पुलिस ऑफिसर ने इसको कॉल किया और बोला कि मुझसे 6 मीटर की दूरी पर वो क्रिमिनल खड़ा है, तुम उसे शूट कर दो। उसने सिर्फ डिस्टेंस बता दिया कि मुझसे 6 मीटर की दूरी पर वो क्रिमिनल खड़ा है, तुम उसे शूट कर दो। तो अब ये किसको शूट करे, ये किसको शूट करे, 6 मीटर की दूरी पर ये भी है, 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 तो ये किसको शूट करें। इसलिए डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। अगर इसने बता दिया होता, मान लो कि ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक, अगर इस पुलिस ऑफिसर ने कॉल करके इसको ये बताया होता कि मुझसे राइट में 6 मीटर की दूरी पर वो क्रिमिनल खड़ा है, तो ये इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर देता है क्रिमिनल ये है और इसको शूट कर देता है। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आया। पहले इसने सिर्फ डिस्टेंस बताया 6 मीटर, लेकिन फिर इसने डिस्प्लेसमेंट बताया डायरेक्शन के साथ कि मुझसे राइट में 6 मीटर की दूरी पर वो क्रिमिनल खड़ा है, तुम उसे शूट कर दो। तो ये इजीली रिकॉग्नाइज कर देगा ये इसका राइट हैंड है, यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर ये क्रिमिनल है, इसको शूट करना है। तो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया। अब हम समझते हैं स्केलर और वेक्टर्स में क्या फ़र्क है, और हम देखेंगे कि वेक्टर्स हमें किस तरीके से ज़्यादा वैल्यू देती हैं, किस तरीके से हमें ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, समझते हैं। अब हम एक टर्म समझते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, जिसकी एक मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यस, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, इन सब को हम मेज़र कर सकते हैं, इन सब को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। इन सबको फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एनीथिंग विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब हो गया? मेजर हो सकता है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली मीन्स हमें कुछ करना ना पड़े, जैसे मास को हमें मेज़र करना है तो हमने वज़न की मशीन पे रखा कोई चीज़, उसकी वैल्यू निकल गई। जैसे हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो सामान रखते हैं और डायरेक्ट उसका मास निकल जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एरिया फाइंड करना है तो एरिया डायरेक्टली निकलेगा? नहीं, मास डायरेक्टली निकल गया, डिस्टेंस भी डायरेक्टली निकल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मुझसे ये वॉल की डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने स्केल लिया, यहाँ से नाप लिया, डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया फाइंड करो, मैंने कहा कि एक स्क्वायर है, इसका एरिया फाइंड करो, तो तुम डायरेक्ट मेजर कर सकते हो? नहीं। कोई स्केल लिया और मेजर कर लिया, एरिया पता चल जाएगा? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसका हम साइड फाइंड करेंगे, और साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा? एरिया। तो ये इनडायरेक्टली हुआ, हमें कैलकुलेशन करना पड़ा। सिमिलरली वॉल्यूम को, डेंसिटी हमें किसी चीज़ का फाइंड करना है तो उसका पहले मास फाइंड करना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमें डेंसिटी पता चल जाएगी। लेकिन हम मेज़र तो कर रहे हैं ना, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कुछ चीज़ें डायरेक्ट मेजर हो सकती है, जैसे कि मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, हम डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं। लेकिन एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी ये सब डायरेक्ट मेजर नहीं होता,
टाइम डायरेक्ट मेजर होता है, टेम्परेचर भी डायरेक्ट मेजर होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। लेकिन एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और सभी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको इनडायरेक्टली हम मेजर करते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और डेफिनेशन समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मास, डिस्टेंस, इनडायरेक्टली एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो हमें फिजिकल क्वांटिटी क्यों पढ़ा, अब ये देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें वेक्टर और स्केलर दोनों दिख रहे हैं इसमें। इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें आपको वेक्टर और स्केलर दोनों दिख रहे होंगे। मास, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो ये क्या होगा, स्केलर। डिस्टेंस, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, तो ये क्या होगा, स्केलर। स्पीड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए क्या होगा, स्केलर। सिमिलरली वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वो स्केलर होगा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर होगा। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमने स्पीड से वेलोसिटी बनाई, क्यों हमने डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बना दिया, डायरेक्शन क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। मैंने वो शूटिंग वाला एग्जांपल बताया कि डायरेक्शन नहीं बताया कि मुझसे राइट में 6 मीटर की दूरी पर, सिर्फ 6 मीटर बताया तो किसको शूट करता, लेकिन उसने बता दिया डायरेक्शन की मुझसे राइट में 6 मीटर की दूरी पर, तो हमें पता चल गया कि वो क्रिमिनल खड़ा कहाँ पे है। तो डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरी है, इसलिए हमने स्केलर से वेक्टर्स बना लिए। कुछ क्वांटिटी होती है जो वेक्टर्स ही होती है। अब एग्जांपल्स में एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, वो आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अभी लगता है कि एरिया तो एरिया साइड स्क्वायर है, ये तो मैग्नीट्यूड है, नहीं, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम, इसमें एक नोट है करंट का, वो आगे देख लेंगे इसके साथ साथ। अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन देखा कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर उसके हमने एग्जांपल्स देखे और एग्जांपल्स देखकर हमें पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो टाइप के होते हैं, स्केलर और वेक्टर। एक ऐसा जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो, एक ऐसा जिसके पास डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड तो दोनों के पास है। तो डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, वो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा मतलब क्या, अभी तक जो हम करते आए हैं 2 + 2 4, 2 + 2 4 ही होता है, लेकिन इसमें ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। इसमें 2 + 2 का आंसर 4 या कुछ और भी हो सकता है। ये सिंपल वाला है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी तक जो हम करते हैं ना अलजेब्रा, वही अलजेब्रा को ये फॉलो करता है, स्केलर वाला। लेकिन वेक्टर सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। ये अलग अलजेब्रा है, इस जैसा नहीं। ये सिंपल वाला अलजेब्रा है, ये वेक्टर वाला अलजेब्रा है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये कैसे डिफरेंस है ये अभी मैं समझाता हूँ। वेक्टर्स में हम देखते हैं कि वेक्टर के पास क्या क्या है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है, वेक्टर के पास डायरेक्शन है। अगर मैं कहूँ कि दो वेक्टर इक्वल करने हैं तो हमें क्या इक्वल करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर का। दोनों वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड इक्वल करना पड़ेगा और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन इक्वल करना पड़ेगा, तब वो जाके दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। अब देखते हैं कि इस बेसिस पर ये अलग कैसे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कि मैं कहूँ सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा में 2 + 2 ये हमेशा 4 होगा। अब कहोगे 2 + 2 4 नहीं होगा तो आपको कहेगा कि आप पागल हो। सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा में 2 + 2 हमेशा 4 होता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा में 2 + 2 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 0 से 4 इनके बीच कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा में 2 + 2 का आंसर हमेशा 4 होता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा में 2 + 2 का आंसर 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0 से 4 हो सकता है। अब समझ में आया कि वेक्टर्स कैसे अलग हैं स्केलर से। ये कैसे अलग आ रहा है,
सब क्लियर होगा, एक एक बात क्लियर होगा। आप बस ये देखो कि वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा इससे अलग है। आप किसी को कहोगे कि 2 + 2 0 होता है तो कहेगा कि यार तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये हो सकता है कि वो बोल रहा हो वेक्टर की बात कर रहा हो। वेक्टर में 2 + 2 0 भी हो सकता है। कैसे? फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे इस वॉल को मैं रस्सी से, यहाँ पे एक रस्सी डाला है और मैं इसको खींच रहा हूँ, तो एक फोर्स लगा रहा हूँ मैग्नीट्यूड का, मतलब 10 न्यूटन का लगा रहा हूँ, और डायरेक्शन भी तो है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब समझते हैं कि 2 + 2 का आंसर 0 भी कैसे हो सकता है, 4 भी कैसे हो सकता है, और 0 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 4 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। 0 से लेके 4 उसके बीच कुछ भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। श्योर आंसर नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 + 2 का आंसर 4 ही है, कुछ सोचना ही नहीं है, 4 ही होगा। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे डिपेंड करता है। कैसे? वो समझाता हूँ। मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, इसको मैं एक फोर्स से खींच रहा हूँ 2 न्यूटन इस साइड और 2 न्यूटन इस साइड। अब 2 और 2 का रिजल्टेंट कितना होगा? 0 न्यूटन। देखा? 2 + 2 इसका रिजल्टेंट ही तो है, इसका भी तो हमने यहाँ पर रिजल्टेंट ही निकाला ना, 2 + 2 4। तो यहाँ भी हमने ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाला, तो रिजल्टेंट क्या है? 0। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि ये ब्लॉक, इसको हमने 2 न्यूटन से इस साइड पुल किया और 2 न्यूटन से इस साइड पुल किया। एक ब्लॉक है, एक रस्सी से इस साइड खींच रहे हैं और एक रस्सी से ऊपर खींच रहे हैं, तो ब्लॉक इस साइड जाएगा कहीं पर, उसका रिजल्टेंट 2√2 आएगा। ये 2√2 कैसे आया वो हम बाद में देखेंगे, फॉर्मूले से आएगा। बट ये देखो कि 2 + 2 और 2 इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट 2√2 भी आ रहा है, कहीं पर 0 भी आ रहा है और कहीं पर 4 भी आएगा। कैसे? यहाँ पर मान लो ये ब्लॉक ऐसे हमने खींचा होता, दोनों फोर्स एक साइड ही लगा देते 2 न्यूटन, और दूसरा फोर्स भी लगाया था वो इस साइड ही लगा देते 2 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना आता? 4 न्यूटन। तो आप देख पा रहे हो, दो ही फोर्स, 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन, हर जगह वो फोर्स बदले नहीं है, लेकिन उसका रिजल्टेंट अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 2√2 आ रहा है और यहाँ पर 4 न्यूटन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 2 + 2 का 4 ही आ रहा है। आपको मैं, आपके हाथ में पहले से 2 kg मैंगो रखा हुआ है, मैं 2 kg मैंगो और डाल दूँ, घूम कर आकर दूं, या सामने से दूं, या पीछे से दूं, या साइड से आकर दे दूं, या ऊपर से ऐसे गिरा दूं, तो 2 + 2 का 4 ही होगा। लेकिन इसमें देखो एंगल चेंज हो रहा है दोनों के बीच, तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। क्यों एंगल का खेल इसमें आया? क्योंकि ये डायरेक्शन भी देता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन भी तो इफेक्ट दिखाएगा ना। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया लेकिन हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया ना। पहले ये वाला फोर्स इस साइड लग रहा था, फिर हमने ऊपर की तरफ ये वाला फोर्स लगाया, फिर इस साइड लगाया, तो डायरेक्शन हमने बदला है। इस फोर्स का डायरेक्शन हमने बदला है, तो रिजल्टेंट भी बदल गया। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, हमने मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं किया, तो 4 का 4 ही रहा। लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, हमने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, 2 का 2 ही रखा, यहाँ पे 3 नहीं कर दिया। लेकिन इसका हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, हमने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसलिए हमें रिजल्टेंट अलग अलग आया। तो वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, और स्केलर में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आपको समझ में आया कि वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा कैसे थोड़ा अलग है सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से। ये 2√2 क्यों आया, यहाँ पर 0 क्यों आया, यहाँ पर 4 क्यों आया, ये तो समझ में आ जा रहा है अभी कि 2 2 4 हो जाएंगे और ये दोनों अपने आप को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये फॉर्मूले से आएगा, वो फॉर्मूला हम देखेंगे अच्छे से। और फिर हो सकता है कि यहाँ पे मैंने 90 डिग्री दिया, 37 डिग्री दिया होता तो क्या आंसर आता, तो यहाँ पे कौन सा रिजल्टेंट आता, वो भी देखते हैं, वो भी देखेंगे। उस फॉर्मूले से सब सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तक हमने इतना देखा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, उसके हमने एग्जाम्पल्स देखे, और उस एग्जाम्पल को देखने के बाद हमें पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन 2 टाइप के हो सकते हैं, स्केलर और वेक्टर।
स्केलर वो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर वो जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो प्लस उसके पास डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन की हमें क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। हमने स्टार्टिंग में 2-3 एग्जाम्पल देखे कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्केलर और वेक्टर, वेक्टर फॉलो करता है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को, स्केलर फॉलो करता है सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को। इसको हमें देखना ही नहीं है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। हमने बचपन से इसका एडिशन सीखा है, बचपन से मल्टीप्लिकेशन, बचपन से हमने इसका डिवीजन सीखा है, इसलिए स्केलर हमें अलग से चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन वेक्टर अभी अभी हमारे सामने आया है, तो इसका भी हम एडिशन सीखेंगे कि दो वेक्टर जुड़ते कैसे हैं। इसका भी हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। अब आपको के बच्चों जैसी क्लास है, हाँ वेक्टर अभी आया तो हम अभी अभी सीखेंगे ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से तो नहीं सीखा सकते। तो 11th में हमें वेक्टर आया तब हम इसका एडिशन सीखेंगे कि दो वेक्टर ऐड कैसे होते हैं, दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और वेक्टर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों स्केलर से वो कैसे अलग है, डायरेक्शन के साथ अलग अलग खेल। तो हम वेक्टर अब समझेंगे। अब आपको बेसिक क्लियर हुआ कि स्केलर तो हम बचपन से करते आए हैं, और वेक्टर ये रहा। वेक्टर में थोड़ा थोड़ा अलग लग रहा है ना, यहाँ पे 2+2 का टेंशन ही नहीं लेना है, 4 ही होगा। लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज करने पर रिजल्टेंट चेंज हो जा रहा है। तो ये कैसे अलग है इससे हम सब समझेंगे अच्छे से। अब आप एग्जांपल देखो, वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ, ये नोट अच्छा है, याद रखिएगा कि मैंने बोला कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है और उसके पास मैग्नीट्यूड भी है। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है, तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है? यस और नो। मैं रिपीट करता हूं, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वेक्टर होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर होने के लिए तीनों चीज फॉलो करना जरूरी है। उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। ये मैंने क्यों नोट लिखवाया? क्योंकि करंट, आप करंट जानते हो, करंट के पास डायरेक्शन होता है। वायर में एक करंट, अब मैंने यहाँ से यहाँ पे वायर रखा है, या तो करंट राइट टू लेफ्ट या तो लेफ्ट टू राइट बह रहा होगा। तो करंट के पास डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी होता है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और करंट के पास डायरेक्शन भी है। तो करंट फिर वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर मीन्स जो स्केलर भी ना हो, वेक्टर भी ना हो। तो आप बोलोगे कि वो वेक्टर नहीं है तो स्केलर होना चाहिए, बट उसके पास, स्केलर के पास मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता ना। और करंट के पास डायरेक्शन है। करंट स्केलर नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है। करंट वेक्टर नहीं हो सकता क्योंकि वो वेक्टर ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए उसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, जो स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है। करंट वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो क्यों नहीं करता? देखो, ये 2 और 2 ऐसे रखे हैं ना, मान लो ये वायर है, यहाँ से 1 एम्पियर और यहाँ से 2 एम्पियर, तो ये रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा, तो ये 3 एम्पियर ही होगा। अगर मैं अभी मान लो ये 60 डिग्री एंगल पर ये दोनों वायर रखे थे, मैं इसको 180 डिग्री पर कर दूं, यहाँ से 1 एम्पियर और यहाँ से 2 एम्पियर, तो भी यहाँ से 3 एम्पियर ही जाएगा। रिजल्टेंट 3 एम्पियर का ही हो रहा है। एंगल पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, एंगल से फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। यहाँ पर एंगल से फर्क पड़ रहा था, यहाँ पे 0 आंसर आ जा रहा था, यहाँ पर 2√2, यहाँ पे 4 न्यूटन, यहाँ पर फर्क पड़ रहा था, यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो ही नहीं कर रहा, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टेंसर क्वांटिटी है। तो अभी तक आपने समझा होगा। इससे आगे हम देखते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे पहचाना जाएगा कि वो वेक्टर है। जैसे ये देखो, वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर का टेल है, ये वेक्टर का हेड है, ये टेल है, ये हेड है, और ये जो इसका लेंथ है ना वेक्टर का, वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो से। ये एरो का टेल है, ये एरो का हेड है। हेड डायरेक्शन शो करता है कि इस साइड है,
मान लो ये नॉर्थ साइड है, तो ये वेक्टर किस साइड डायरेक्ट कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, नॉर्थ साइड। इसका लेंथ जो होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है वो उसका लेंथ रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये ए वेक्टर है, तो ऐसे लिखेंगे। एक ए बी वेक्टर है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। एक सी वेक्टर है उसको ऐसे लिखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, ये तो ए वेक्टर पूरा का पूरा है, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये उसका डायरेक्शन। लेकिन इस वेक्टर के सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड को डिनोट करना है कि ए वेक्टर का सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से काम है, तो हम उसको मोड के अंदर क्लोज कर देंगे। ये ए वेक्टर नहीं है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। और ये क्या है, पूरा का पूरा वेक्टर है, ये पूरा का पूरा वेक्टर है। और ये इस वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें काम है सिर्फ मैग्नीट्यूड का काम है, तो हम क्या करेंगे, ए लिख देंगे या फिर ए वेक्टर होगा उसको मोड के अंदर रख देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है। और ये बात याद रखना है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, ये हमें याद रखना होगा। हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिससे हमें वेक्टर्स की और कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हमें समझ में आएगी धीरे धीरे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। देखो, अगर एक वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट किया तो वो चेंज नहीं होगा। क्या, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ देन इट विल नॉट बी चेंज्ड। मतलब ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इस वेक्टर को यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, तो क्या ये चेंज हो गया? नहीं। वेक्टर के पास क्या क्या होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया, लेंथ उतने का उतना ही है, और मैंने उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया। पहले भी ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा था, अभी भी इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये वेक्टर चेंज नहीं हुआ। पैरेलल शिफ्ट का मतलब ये भी होता है, मैंने अगर यहाँ रख दिया तो भी चेंज नहीं हुआ। कैसे? डायरेक्शन अभी भी वही है, मैग्नीट्यूड अभी भी उतना का उतना ही है। तो वेक्टर को चेंज करने के लिए या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करो, या तो उसका डायरेक्शन चेंज करो, या तो फिर दोनों चेंज करो। यहाँ पर तो कोई चीज़ चेंज ही नहीं हुई, तो वेक्टर चेंज नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। इसको हम यहाँ से उठाकर कहीं भी रख दें, चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए बस। हमने डायरेक्शन चेंज किया नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज किया नहीं, तो वेक्टर वही का वही है, भले हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया इसको। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस वेक्टर को अगर हमने थीटा डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया, जैसे ये ए वेक्टर था, हमने इसको थीटा डिग्री रोटेट कर दिया, तो क्या ये वेक्टर चेंज हो गया? यस। क्यों? मैग्नीट्यूड नो डाउट उतने का उतना ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड पहले भी इतना था अभी भी इतना है, हमने सिर्फ इसको रोटेट कर दिया। ये वेक्टर ऐसे था, हमने इसको थीटा डिग्री इंक्लाइन कर दिया। मैग्नीट्यूड अभी भी उतने का उतना है, यहाँ भी इतना था यहाँ भी इतना है, लेकिन डायरेक्शन पहले इस साइड शो कर रहा था, अब डायरेक्शन ये बता रहा है। तो हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं किया, बट इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो ये चेंज हो गया। इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा सच दैट थीटा इज नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई 4 पाई 6 पाई देन द वेक्टर इज चेंज्ड। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया तो चेंज नहीं हुआ, वेक्टर को थीटा डिग्री पे रोटेट किया तो चेंज हो गया। बट यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, थीटा 2 पाई 4 पाई 6 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री के इक्वल नहीं होना चाहिए। मान लो इस वेक्टर को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, पूरा घुमाकर वापस वहीं रख दिया, मैंने इसको रोटेट तो किया है ना, बट कितने डिग्री? 2 पाई एंगल, 2 पाई 360 डिग्री रोटेट किया, तो ये वापस वहीं पर आ गया। मैग्नीट्यूड अभी भी वही है, डायरेक्शन अभी भी वही है, तो चेंज नहीं हुआ। थीटा डिग्री रोटेट करने पर चेंज होगा, बट 2 पाई 4 पाई और 6 पाई नहीं होना चाहिए। 360 डिग्री घुमा दिया तो फिर क्या कर दिया हमने? कुछ चेंज नहीं किया, डायरेक्शन अभी भी वही है, मैग्नीट्यूड अभी वही का वही है, तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन हमने थीटा ऐसे घुमाया कि वो थीटा 2 पाई 4 पाई और 6 पाई के इक्वल में नहीं है, तो वेक्टर चेंज हो गया। तो हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या देखा कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं
तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हमने वेक्टर को थीटा डिग्री रोटेट कर दिया तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। बस थीटा डिग्री 360 डिग्री 720 डिग्री के इक्वल नहीं होना चाहिए। 4 बार घुमाकर यहीं रख दिया तो क्या चेंज हो गया? नहीं, अभी भी डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड अभी वही का वही है। वेक्टर को चेंज करने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? या तो उसका मैग्नीट्यूड या तो उसका डायरेक्शन, या तो फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए यहाँ पर चेंज ही नहीं हुआ, थीटा डिग्री रोटेट किया तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए वेक्टर चेंज हो गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं।